हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग मौर्यंस के बारे में एक और वीडियो डिस्कस करेंगे या और जो है चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमारा फोकस बेसिकली अशोक पर रहेगा, क्योंकि अशोक के जो रॉक एडिक्ट हैं, पिलर एडिक्ट हैं या केव इंस्क्रिप्शन है, गुफा लेख हैं, उनसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। तो आज हम जो है वहाँ पर क्या लोकल आर्ट थी, या जैसे हमें पता है कि हमें मौर्य प्रशासन की जो जानकारी है वो या तो जो है पुरातत्व जैसे खुदाई से मिलती है या बुक से मिलती है, साहित्य से। तो पुरातात्विक जो विभाग है उसमें मेन जो हमारा पार्ट है वो अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, मतलब पिलर एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट है, शिलालेख जिसको बोलते हैं, या स्तंभ लेख और गुफा लेख। तो यहाँ पर जो है हमने ये चीज, अगर आपने जो है मौर्य के मैंने 2 वीडियो और डाले हैं वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पहले उनको देखें ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए। अशोक का जो टाइम पीरियड था वो 232 तक जो है बीसी तक चला था। 269 से 232 बीसी तक चला था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अशोक जो है उसने बेसिकली एक ही लड़ाई लड़ी थी जो कि कलिंग की थी, और वहीं से उसका जो उसने नरसंहार देखा था वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर उसी के बाद में उसने दिग्विजय को छोड़ के धर्म विजय को अपना उद्देश्य बना लिया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अशोक के जो है, अब उसमें जो है कई बार उसके जो रॉक एडिक्ट है उसमें मेजर है और माइनर है, इस तरीके से है। तो आपको वो सब चीजें याद करने की इतना कुछ जरूरत नहीं है। बेसिकली जो इसके जैसे पिलर में भी आता है कि जो पिलर एडिक्ट है वो भी माइनर है और मेजर है, या फिर उसके जैसे जो तराई जिसको बोलते हैं, तराई के जो स्तंभ लेख हैं वो भी हैं। तराई मतलब नेपाल की तराई के, नेपाल के जो नीचे का हिस्सा था, क्योंकि वहां पर वही जो है लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहां पर भी उसके उन चीजों को देख कर जो है वहां पर उसके पिलर एडिक्ट मिले हैं, तराई के, जो जिसको नेपाल की तराई में है इसलिए उनको तराई स्तंभ लेख बोल देते हैं। तो वो चीजें हैं। तो इस तरीके से जो हम अशोक के जो पहले है शिलालेख है उनको स्टडी करेंगे, फिर स्तंभ लेख को, फिर गुफा लेख को, या फिर वहां पे जो है लोकल आर्ट वो क्या थी उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो अशोक के जो है पहले शिलालेख पे आते हैं। अशोक के जो मेजर जो है वो 14 जो है रॉक एडिक्ट है, 14 जो है वो शिलालेख है। अब वो जो 14 शिलालेख हैं वो हमें 8 जगह से मिले हैं बेसिकली। एक तो है शाहबाजगढ़ी, एक मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में है। अब एक चीज को आप समझेंगे, जैसे ये हमारा एरिया आ गया, जैसे यहाँ पर हम एक रफली ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा इंडिया का पार्ट हो गया। अगर हम कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी जो है भाषा वो क्या है। अब जो उसका, क्योंकि हमने ये चीज स्टडी की है कि मौर्य साम्राज्य में कांधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेके फिर इन जो है दोनों सागरों के बीच की भूमि, और इसका जो यहाँ तक है ये हमारा आंध्र प्रदेश तक, ये मैसूर कर्नाटक तक का एरिया मौर्य साम्राज्य में आता था। उसके बाद यहाँ पे जैसे केरल पुत्र, सत्यपुत्र, चोल और पांड्या थे। तो ये चीज थी। तो अब अशोक के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो मेजर जो थी वो ब्राह्मी थी, मतलब ब्राह्मी जो इंडिया में थी। अब जैसे जैसे हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ अगर जाएंगे हम तो वहां पे खरोष्टी हो गई। खरोष्टी, ये आपकी खरोष्टी जिसको बोलते हैं, ये आपके जैसे हम अभी लिखते हैं कि हम ऐसे जाते हैं बाएं से दाएं, तो जो ये खरोष्टी लिपि थी ये आप दाएं से बाएं इस तरफ ऐसे आती है। और अगर आप अफगानिस्तान या कंधार की तरफ जाओगे तो वहां पे जो ग्रीक की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनका जो है स्टार्टिंग जो है, आपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में स्टडी किया होगा कि सेल्यूकस निकेटर था, फिर वहां से मेगास्थनीज, इस तरीके से एम्बेसडर आते थे। तो इनका कहीं ना कहीं जो है यूनान से भी एक संबंध था। तो यूनानी जो थी, अरामाई जो भाषा थी, वो हमारे अफगानिस्तान में जो इसके
लेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं या कोई चीजें मिली हैं, तो वहां पर जो है यूनानी या अरमाई भाषा का प्रयोग हुआ था। जो पाकिस्तान में मिले हैं 2 जगह से, वहां पर खरोष्टी लिपि है। और जो इंडिया में है उसके, चाहे वो पिलर एडिक्ट हो, चाहे वो आपके रॉक एडिक्ट हो या गुफा लेख हो, तो वहां पर जो है ब्राह्मी है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो लेख है इंडिया में वो प्राकृत भाषा में है और उनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, इंडिया में जो मिले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है 14 उसके शिलालेख मिले हैं। एक तो वो है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में है और इनकी लिपि जो है वो खरोष्टी है। तो आप पाकिस्तान से ऐसे समझ जाना कि अगर जैसे हम यूनान की तरफ जाते हैं, अफगानिस्तान या उस तरफ जाते हैं, तो वहाँ ग्रीक और अरमाई जो लिपि है वो थी और पाकिस्तान में खरोष्टी थी। और भारत के जो उसके लेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, उनकी जो है लिपि वो ब्राह्मी थी। तो इस तरीके से तो ये चीज हो गई। तो जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा थे वो जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद आता है कलसी। कलसी जो है वो आपके उत्तराखंड में हो गया, देहरादून में। फिर इस तरीके से जैसे इंडिया में ही अगर हम डिस्कस करें, जैसे यहाँ पे चले गए उत्तराखंड में आ गए। फिर उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट है गिरनार का जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहां पर जो रुद्रदामन का जो अभिलेख मिला है उसी में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक मंत्री था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और फिर उसी झील का जो पुनरुद्धार है वो समुद्रगुप्त ने कराया था, जो कि गुप्तों के टाइम में थे, करीब 800-900 साल के बाद। तो ये जो जूनागढ़ का गिरनार वाला है ये अशोक के भी टाइम में था। अब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहां पर पुष्यगुप्त एक मंत्री था और यहाँ पे अशोक के टाइम में वहां पर एक यवन किंग था, तुसापा नाम था उसका। तो इतना कुछ आपको नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है वहां पर एक जो इंस्क्रिप्शन जो ये मिला है अभिलेख, इसमें ये बताया गया है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने या पुष्यगुप्त उसके मंत्री ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और ये इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे किसके अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, मतलब सिंचाई के लिए, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। फिर उसके बाद आपको महाराष्ट्र में आता है सोपारा जगह, फिर आपका जो है ये मैसूर में आ गया, फिर आंध्र प्रदेश में ये रगुड़ी आ गया। फिर मेन जो है अशोक का जो पार्ट है उसका फोकस होता है उड़ीसा पे। उड़ीसा मतलब कलिंग जिसको बोलते थे, वहां पर धौली और जोगुड़ा, धौली और जोगुड़ा 2 जगह थी जहां पर उसके जो है रॉक एडिक्ट मिलते हैं। तो ये बेसिकली आप इनको कलिंग के रॉक एडिक्ट भी कह सकते हैं कि धौली और जोगड़ा जो है जो उड़ीसा में है ये कलिंग के रॉक एडिक्ट भी बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उसके जो कलिंग विजय के पश्चात जो उसका प्रशासन था उसकी जानकारी भी मिलती है। तो आपको जो है ये चीजें याद रखनी होगी। आपके क्वेश्चन इस तरीके से पुट होंगे, जैसे अशोक जो है खुद को, अशोक के जो पिलर एडिक्ट थे, जो उसने बेसिकली उसके जो पिलर एडिक्ट है उससे अशोक की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। तो क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन में ही उसने खुद को, जैसे देवानाम प्रिय, देवों का प्रिय, या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जिसको संस्कृत में बोलते हैं, मतलब जो देखने में प्यारा हो, खुद को अशोक ने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी बुलाया है। ये चीज पिलर एडिक्ट में है, पिलर एडिक्ट मतलब स्तंभ लेख में। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये पुट होता है कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ उसने खुद को देवानाम प्रिय बुलाया है या प्रियदर्शी बुलाया है। ज्यादातर उसने जो है खुद को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी हर जो है पिलर एडिक्ट में बुलाया है। तो
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पे उसने उसको क्या बुलाया है। तो ये हम कैसे याद रखें कि कहाँ पर उसने खुद को प्रियदर्शी राजा बुलाया है या देवानाम प्रिय बुलाया है। तो उसके लिए आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम अभी बताते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा आपको कि एक मस्की में है, मस्की आंध्र प्रदेश में, वहां पर जो है अशोक का नाम अशोक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ओनली अशोका। तो मस्की जो है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि कहाँ पर, कौन से अभिलेख पर अशोक को केवल अशोक कहा गया है। तो वैसे तो मस्की और गुर्जरा है, लेकिन गुर्जरा का जो अभी जो एमपी में है अभिलेख जो उसका, तो वो ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुका है। उसकी जो है बहुत कम, जैसे हमारे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं ये मस्की को ज्यादा मानते हैं, गुर्जरा को ध्यान में नहीं रखते हैं इतना। तो उन्होंने जैसे एक दो बार क्वेश्चन आया तो मस्की को ठीक किया हुआ है। तो आप अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि अशोक को अशोक कहाँ, कौन से अभिलेख में कहा गया, तो आपको मस्की ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मस्की जो है यहाँ पर अशोक को अशोक कहा गया है। उसके बाद आप जैसे जेएनयू कई बार जैसे बहुत सारे जो है जेएनयू का ही आजकल जो समस्या है, सब बोलते हैं कि जेएनयू में देशद्रोही या जिहादी लोग होते हैं। तो आप जेएनयू से याद कर लेंगे, जीएनयू। तो आपको जे का बस जी करना है। तो आप जैसे मस्की आपने याद कर लिया कि अशोक को अशोक कहा गया है, उसके बाद सीधा याद करेंगे जेएनयू से जीएनयू क्या है, गुर्जरा जो है ये एमपी में है। यहाँ पर भी अशोक को अशोक ही कहा गया है, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर मस्की और गुर्जरा दोनों मिले तो मस्की ठीक करोगे, नहीं तो अगर कोई भी आपको अभिलेख मिले तो आप जो है मस्की को टिक करोगे। तो क्वेश्चन में आपसे मस्की या गुर्जरा में से ज्यादा चांसेस जो है मस्की के आने के हैं, क्योंकि यही एक फेमस उसका जो है लेख है जहां पर अशोक को अशोक कहा गया है। गुर्जरा में भी अशोक ही है, लेकिन गुर्जरा आपको ऑप्शन में ना के बराबर मिलता है। तो जैसे आपको बताया कि आपको जेएनयू से जीएनयू याद रखना है। तो उसके बाद नितूर आपका कर्नाटक में है, मैसूर में, यहाँ पे राजा अशोक बुलाया है उसने खुद को कि राजा अशोक। उड़ेगोलन, इसमें भी उसने राजा अशोक देवानाम प्रिय बुलाया है, देवानाम प्रिय। अशोक ने खुद को दो उपाधियां दे रखी थी, देवानाम प्रिय, देवों का प्रिय, प्रियदर्शी राजा। तो आप ये याद रखेंगे कि मस्की है वहां पर ओनली अशोक है। जीएनयू गुर्जरा, नितूर, उड़ेगोलन, इसमें जो है गुर्जरा में भी अशोक है, लेकिन आप प्रेफरेंस मस्की को देंगे, मस्की पे टिक करेंगे। नितूर, उड़ेगोलन, नितूर में जो है राजा अशोक बुलाया है और उड़ेगोलन में राजा अशोक देवानाम प्रिय। उसके बाद जो है बीबीके से आपका है बरबू बैरट, ये राजस्थान में है। बेसिकली इसमें जो है जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म उसने कैसे अपनाया, उसको अपनाने का वर्णन किया गया है। तो बरबू बैरट जो है ये राजस्थान में है, यहाँ पर उसने खुद को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा कहा है। फिर बी बराबर की जो है आपको दो तरीके से याद रखनी है कि बराबर का जो है गुफा लेख है, केव इंस्क्रिप्शन है, बराबर की गुफाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एक दो बन जाते हैं। तो जो बराबर की गुफाएं हैं, बराबर के जो गुफा लेख है, उसमें भी उसने खुद को प्रियदर्शी राजा कहा है। के कंधार में भी उसने खुद को प्रियदर्शी कहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जैसे आपको कोई भी दे देंगे कि जो है गुर्जरा में, नितूर में, उड़ेगोलन में, या जो है और भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे ब्रह्मगिरी है, जतिंग रामेश्वर है, कर्नाटक में जो इसके स्तंभ लेख ये शिलालेख मिले हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो इस कोई भी लेख दे देगा कि कहाँ पे राजा अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा बीबीके। तो इसकी एक सिंपल सी ये ट्रिक हो गई कि कहाँ पर राजा अशोक को राजा अशोक बुलाया गया है या कहाँ पर प्रियदर्शी कहा गया है। तो मस्की यहाँ पर अशोक बुलाया गया है। जीएनयू यहाँ पे भी अशोक है,
एन यू से आपका नितूर और उड़ेगोलन हो गया। राजा अशोक देवानाम प्रिय। बीबीके से आपका बरगू बैरट हो गया राजस्थान में, बराबर जो है बिहार में हो गई, जहानाबाद के पास जो ये गुफाएं हैं। के से आपका कंधार हो गया, यहाँ पर प्रियदर्शी राजा है। तो इस तरीके से आप ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का विलेख है, वहां पर अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है। तो ये सिर्फ एक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेन कंफ्यूजन जो है इसमें होता है कि कहाँ पर अशोक को अशोक और देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आपका मस्की जो है वहां पर ओनली अशोक है, GNU, बीबी के जो लास्ट में है वहां पे प्रियदर्शी है। उसके बाद जो है यू जो उड़ेगोलन है वहां पे देवानंद प्रिय है, और जो है नितूर में है राजा अशोक है। तो इस तरीके से आप ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद जो आपके कलिंग के शिलालेख है वहां पर धोली और जोगुड़ा, ये दो चीजें आपको उड़ीसा में है। ये धोली को कहीं जैसे पहले तोसली कहा गया था, तो धोली और जोगुड़ा में जो है कलिंग के शिलालेख है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि जो ये शिलालेख होते हैं इनमें क्या कहा गया है, या कौन से शिलालेख में क्या कुछ कहा गया। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनके बारे में रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपना जो है हृदय परिवर्तन कर लिया था, तो ये तो एक फिक्स है कि उसका जो कलिंग का जो 13वां शिलालेख है वहां पर ये चीजें बातें कही गई हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग के युद्ध के पश्चात। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसने फिर पशु बलि की भी निंदा की है। ये बिल्कुल फर्स्ट उसके शिलालेख में बताया गया है कि पहले शिलालेख में अशोक ये कहता है कि पशु बलि जो है बंद कर दी जाए। और जैसे हालांकि जो है NCERT उसमें ये भी कहा गया है कि स्वयं जो है राजा की रसोई में भी कई बार जो है मोर वगैरह भी पकते थे, लेकिन उसका जो पहला शिलालेख था वहां पर उसने पशु बलि की निंदा की है। उसके बाद जो है ये चीज जैसे बलि नहीं, पांचवा जो अभिलेख है, पांचवा जो शिलालेख है उसमें उसने जैसे आपको बताया है कि कलिंग के युद्ध के बाद है उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी थी। ये चीज हमने मौर्य प्रशासन में भी डिस्कस की थी कि उन्होंने जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक ने। तो पांचवा जो अभिलेख है उसमें ये चीज बताई गई है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो इस तरीके से आप ये दो 8वां जैसे उसका जो अभिलेख है उसमें उसने धर्म यात्राओं का वर्णन किया है कि वो बौद्ध गया था। तो इस तरीके से तो आप ये दो तीन याद रखेंगे कि पहला जो अभिलेख है उसमें बलि की निंदा की है, 5वें में धर्म। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि अशोक के कौन से शिलालेख में कौन से अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है, तो 5वां अभिलेख उसका। या फिर कौन से में उसकी धर्म यात्राओं का वर्णन किया गया है, 8वां अभिलेख। ये जो है हृदय परिवर्तन वाला 13वां अभिलेख। तो उस तरीके से आप ये 2-3 याद रखेंगे। तो ये चीज हमने पहले स्टडी कर ली है कि पाकिस्तान में 2 जगह पे जो है उसके ये स्तंभ लेख शिलालेख मिले हैं, साबाजगढ़ी और मानसेरा, जिनकी लिपि जो है वो खरोष्टी है। तो ये चीज हो गई हमारी अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो 14 जो उसके शिलालेख हैं वो हमें 8 जगह से मिलते हैं। उसके बाद आता है पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट क्या होता है? स्तंभ लेख। अब इसमें भी जो है मेजर और माइनर आते हैं कि कहाँ जो है छोटे हैं कहाँ बड़े हैं। स्तंभ लेख में बेसिकली जो है अशोक की खुद की पर्सनल जो उसका इंटरेस्ट होता है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी जानकारी मिलती है कि वो क्या सोचता है लोगों के बारे में। जैसे एक अभिलेख में ये कहा गया है कि जो सब जो जनता है वो मेरे बच्चे हैं, उसने ऐसी बात बोली है। या जब तक मैं इतने लोगों को खाना ना खिला लूं, उनको कुछ दान ना दे दूं, तो मैं मतलब सो नहीं सकता या मैं खाना नहीं खा सकता। तो इस तरीके से इन लेखों में अशोक के जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो उस डे टू डे वर्क उनका कैसे क्या चलता था और वो क्या सोचता था। तो यहाँ पे जो है पिलर एडिक्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम। स्तंभ लेख जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार छोटे छोटे। तो जैसे
स्तंभ लेख हमें पता है कि जैसे मेरठ दिल्ली का था, एक अंबाला के टोपरा में भी मिला है अशोक का जो स्तंभ लेख, तो उनको फिर फिरोज शाह जो है दिल्ली ले गया था, तो इनको मेरठ दिल्ली और टोपरा दिल्ली बोल देते हैं। टोपरा जो कि अंबाला में, मेरठ ये हो गया आपका, तो मेरठ से दिल्ली ले जाया गया, टोपरा से दिल्ली ले जाया गया। तो मेरठ दिल्ली वाले को छोटी लता बोला गया है और टोपरा दिल्ली वाले को बड़ी लता बोला गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरठ दिल्ली छोटी लता, टोपरा दिल्ली बड़ी लता। एक इलाहाबाद में उसका जो है स्तंभ लेख मिला है। इलाहाबाद का ये स्तंभ लेख है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति लेख भी इसको बोला गया है। यहाँ पर ये पूरी इंडिया में एक ऐसा अभिलेख है जहां पर 3 राजाओं के अभिलेख है। 3 राजाओं कौन कौन से? एक तो अशोक के ही हो गए, फिर समुद्रगुप्त का है, जब हरिसेन उस टाइम पे जो है उसका राजकवि था, कवि थे वहां पे समुद्रगुप्त का, फिर जो है बाद में मुगल के अकबर का। तो इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वहां से 3 राजाओं की जानकारी मिलती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक लोरिया नंदनगढ़ है, लोरिया अरराज है, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरराज, ये जो है बिहार के एरिया में आ गए आपके रामपुरवा। तो एक ये रामपुरवा, यहाँ से जो है इसके स्तंभ लेखों की जानकारी मिलती है। तो लोरिया नंदनगढ़ वाले की जो है वो क्या, बेसिकली हमारे पास जो है अशोक का, हम सबको पता है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम जो लिया गया है वो अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, कि 4 शेरों वाला जो हमें दिखते 3 हैं। तो लेकिन कई जगह पे अशोक ने जो है सब जगह 4 नहीं है, कई जगह अलग अलग भी है। तो वो अलग कहाँ है वो चीज हमें ध्यान रखनी है। जो लोरिया नंदनगढ़ का है वहां पर एक शेर है, मतलब ऐसे पिलर जो एडिक्ट होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर एक शेर खड़ा हुआ है। तो हमारा जो अभी जो भारत का जो राष्ट्रीय जो वो लिया गया है वो उस पे 4 शेर हैं, आप सबको पता है। तो वो जो है सारनाथ का स्तंभ है, तो वहां से लिया गया है। तो लेकिन लोरिया नंदनगढ़ है जो है वहां पर पिलर के ऊपर एक शेर का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। तो उसके बाद जो है रामपुरवा जो है यहाँ पर एक सिंगल बुल मिलता है, स्तंभ के ऊपर बुल मिलता है, सिंगल बुल मिलता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है स्तंभ लेख है, मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली, इनको छोटी लता बड़ी लता कहा गया है। उसके बाद इलाहाबाद का, फिर लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज। लोरिया नंदनगढ़ वाले पे एक शेर का वर्णन मिलता है। रामपुरवा जो है ये भी बिहार में ही है, यहाँ पर सिंगल बुल का जो है जिक्र मिलता है, मतलब कि आपको इंस्क्रिप्शन जो वहां पर सिंगल बुल का मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारे स्तंभ लेख हो गए अशोक के, जिनसे हमें ये पता चलता है कि अशोक का जो है क्या सोच थी उसकी, या मतलब इससे ये लगा लो कि कला की भी जानकारी मिलती है हमें कि अशोक के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से अशोक के कौन से स्तंभ लेख से सिंगल बुल की जो है वो मिला है, या फिर एक शेर मिला है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लोरिया नंदनगढ़ जो है वहां पर सिंगल 1 लॉयन मिला है, और रामपुरवा में जो है सिंगल बुल कैपिटल मिला है। उसके बाद फिर स्तूप होते हैं, जो स्तूप है उनसे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। स्तूप क्या होते हैं, ये इस तरीके से एक, जैसे आपका इस तरीके से एक आपको शेप मिल जाएगी। इस शेप में क्या करते थे वो स्तूप में, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनकी अस्थियों को सहेज कर रखा जाता था, उनकी अस्थियों को रखा जाता था इस तरीके से जो है, ये इनको स्तूप बोला गया है। जैसे सांची के स्तूप है, या इलाहाबाद में भी है, या फिर जो है सारनाथ के स्तूप भी हैं। तो यहाँ पर जो है क्या अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे इसके चारों ओर जैसे फेंसिंग भी कराई हुई होती थी, मतलब इस तरीके से इसको कवर अप भी कराया होता था चारों तरफ से। तो इसको जो कवर कराया गया था वो लकड़ी से कराया गया था। तो ये इस तरीके से स्तूप हो गए। यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं की जो वो अस्थियां रखी जाती थी स्तूपों में, तो इनसे भी जो है
अशोक की क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी, तो उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था। और फिर जैसे यूनान की तरफ भी जो टॉलमी वगैरह थे, वहां पर भी अपने दूत भेजे थे, तो वहां के लोगों ने भी फॉलो किया था बौद्ध धर्म को। तो इसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो फिर यहाँ पर जो है स्तूपों में जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी जो है अस्थियां रखी जाती थी। तो इस तरीके से ये जो है लकड़ी की फेंसिंग भी कराई जाती थी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है कि मौर्य काल में जो है स्तूपों की फेंसिंग वो किससे होती थी, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, तो लकड़ी से। तो अब जैसे आपको बताया कि भाषा जो है यूनानी थी, अरामाई थी, खरोष्टी जो है पाकिस्तान में थी, और ब्राह्मी जो है वो भारत में जो स्तंभलेख शिलालेख मिले हैं उनकी ब्राह्मी जो है वो लिपि थी। तो उसके बाद आपको बताया कि 2 जो है तराई के अभिलेख भी मिले हैं, तराई के स्तंभलेख मिले हैं। तराई के कैसे कि एक तो रूमनदेही हो गया, रूमनदेही लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा जो है निगलीवा का स्तंभलेख। रूमनदेही जो है नेपाल में लुम्बिनी वन पे, वहां पे ऐसा बताया गया है कि अशोक ने यहाँ पर जो है जो कर लेते थे वो 1/4 या 1/6 वो भी छोड़ दिया था कि वहां पर जो है वहां के लोगों का विकास हो सके, क्योंकि उसकी बौद्ध धर्म में आस्था थी। तो ऐसा कहीं कहीं पढ़ने को ये मिला है कि वहां पर जो है अशोक ने उस कर को भी छोड़ दिया था, भूमि कर को 1/4 1/6 वो जैसा भी लेते थे, और जो है क्योंकि उसकी बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी। तो तराई के जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वो एक तो रूमनदेही हो गया या लुम्बिनी वन हो गया, और दूसरा जो है निगलीवा का हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ मुश्किल नहीं है, जब आप 1-2 बार स्टडी करेंगे तो ये चीजें अपने आप जो है क्लियर होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है ये चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है जैसे कई जगह पे, और सासाराम जो है बिहार में, सारे नहीं पूछे जाएंगे आपसे, जो मेन जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सासाराम बिहार में भी जो है इसका स्तंभ लेख मिला है, रूपनाथ है, ब्रह्मगिरी है, कर्नाटक में आपका जतिन रामेश्वर है, गवी मठ है, सिद्धपुर है, ये कर्नाटक में उसके स्तंभ लेख मिले हैं। अब गुफा लेख जो है, केव इंस्क्रिप्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं जहां पर अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है, बिहार में है जहानाबाद जगह पे। तो ये गुफाएं जो थी ये आजीविकों को समर्पित थी। आजीवक आपको पता है क्योंकि बिंदुसार जो है पैट्रोनाइज किंग था आजीवकों का। आजीवक संप्रदाय जो है वो मखली गोपाल ने चलाया था। तो बिंदुसार ने क्योंकि आजीवकों के लिए जो है आजीवकों को संरक्षण प्रदान किया था, तो अशोक ने आजीवकों के लिए गुफा बनाई थी और उन गुफाओं में वो ठहर सकते थे। तो और वहां पर जो है फिर अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुन गुफा को काटकर उनके लिए आजीवकों के लिए जो है जगह बनाई थी। तो यहाँ से एक तो ये चीज आ गई कि अशोक ने बनवाई थी बराबर की जो गुफाएं हैं आजीवकों के लिए। तो ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद इसके साथ फिर अशोक के साथ जो है दशरथ का नाम भी आता है कि उसने भी वहां पे नागार्जुन गुफा बनवाई थी आजीवकों के लिए भी। और यहाँ पर फिर है ना आजीवकों को जो ये समर्पित गुफाएं हैं अशोक ने इनको नाम भी दिए थे। तो कई बार ये मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है कि जो बराबर की गुफाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं और वो किसको समर्पित है। तो जैसे कर्ण चोपर हो गया, लोमश गुफा हो गई, विश्व झोपड़ा हो गया, सुदामा गुफा हो गई, ये नाम दिए गए थे उनको। जो गुफाएं थी अलग अलग उनको नाम दिए गए थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो केव इंस्क्रिप्शन है वो बराबर की गुफाएं हैं, बिहार में है, जहानाबाद में जो है आजीवकों को समर्पित है, उनको नाम दिए गए कर्ण गुफा, कर्ण चौपर सुदामा गुफा, लोमश गुफा, विश्व झोपड़ा। या फिर आपसे जैसे ये पूछ लेंगे कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 3 नाम ये हैं, 4th कौन सा था, इस तरीके से या मैचिंग में आ जाएगा। तो और दशरथ ने जो है नागार्जुन गुफाओं में आजीवकों के लिए जो है जगह बनवाई थी। तो ये चीज। अब अशोक के टाइम में कला का क्या स्थान था। अब कला आपको जो है रॉयल आर्ट तो पता चल गई कि यहाँ पर जो है शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे या गुफा लेख थे, या फिर जो वहां पर मैगस्थनीज ने जो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि वहां पर जो बड़ा उनका महल होता था उसको राजप्रसाद बोला गया था।
तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया गया जाएगा कि राजप्रसाद को मौर्य काल में किसको राजप्रसाद कहा गया, कि जहाँ पर राजा का जो है निवास होता था या जहाँ पर उनकी बैठक होती थी उसको राजप्रसाद बोला गया। तो मेगास्थनीज ने ऐसा बताया है कि ये जो राजप्रसाद था वो 80 पिलर्स पे खड़ा हुआ था। एक जो है भवन था, लगा लीजिए, मतलब 80 जो है वो स्तंभ थे और नीचे जो है पत्थरों का काम था वहां पर, और उसकी जो है ऊपर की जो छत थी वो लकड़ी की थी। तो इस तरीके से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है वहां पर जो रॉयल आर्ट थी वो क्या थी कि वो 80 खंभों पर खड़ा हुआ एक महल था, विशाल महल था, जिस पर नीचे पत्थर का काम था और ऊपर की जो छत होती थी वो लकड़ी की होती थी, उसको राजप्रसाद बोला गया था। तो अब ये चीज हो गई जो है कला उसकी, कि वहां पर काम कैसा था, तो वहां पे पत्थरों का काम भी था। अब यहाँ पर फिर लोकल आर्ट आते कि उस समय में सामान्य जो जनजीवन था वो क्या करता था। लोकल आर्ट में जो है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, जो है लोकल आर्ट की, कि जो सामान्य जनजीवन था वो क्या काम करते थे, उनकी जो है आर्ट वो कैसी थी। तो यहाँ पर जो है यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली हैं। तो यक्ष की जो है, यक्ष का जो एक पराक्रम है वो मथुरा में दिखाया गया है। यक्षिणी 2 जगह से मिली है, विदिशा एमपी में जो है वो सिंपल है, और दीदारगंज पटना में जो है वो ऐसे चवर डुलाती हुई यक्षिणी मिली है। तो चवर डुलाती हुई यक्षिणी की प्रतिमा मिली है दीदारगंज पटना से। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि चवर डुलाती हुई यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, जो कि अशोक के टाइम में कला थी एक सामान्य जनजीवन की, दीदारगंज पटना से। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। या यक्ष की प्रतिमा कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है। तो अब ये जो है अशोक के, जैसे अशोक के मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था कि जो इतना बड़ा पार्ट था उनका वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न जो पार्ट था जो इधर आपका गुजरात की तरफ आ गया वो जो है कुणाल ने उसको टेक ओवर कर लिया, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो दशरथ का था। दशरथ ये वही है जिन्होंने नागार्जुन गुफाएं बनवाई थी आजीविकों के लिए। तो अब ये क्वेश्चन एक और बन जाता है कि मौर्य काल में जो है, मौर्य शासन में जो है अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एक चीज क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में जो है अंतिम शासक वो कौन था, तो वो जो है बृहद्रथ था, बृहद्रथ, जिसकी कि पुष्यमित्र शुंग जो उसका ही एक चीफ कमांडर था उसने उसकी हत्या कर दी थी, वो संभाल नहीं पाया था। फिर उसके बाद जो है शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी 185 पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से ये जो है मौर्य जो काल था वो 140-137 जो है के आसपास तक ईयर्स तक चला था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मौर्य जो है अंतिम शासक वो कौन था मौर्यंस में, तो बृहद्रथ था। 185 बीसी में उसकी जो है हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो उन्हीं का एक सेनापति था। तो इस तरीके से जो है ये आपके अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, ये जो है अशोक का, इससे ये अशोक की कला हो गई। अगर इसे हम देखें तो कला और धर्म, कि उसका धर्म क्या था, उसने किस चीज को अपना धर्म माना था, बौद्ध धर्म को माना था, क्या उसके विचार थे। ये अशोक की कला और धर्म की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताई गई है कि कैसे कैसे किस तरीके से उसके शिलालेख है, स्तंभ लेख है या गुफा लेख है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आपके लिए ये सब चीजें आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो यूनानी, अरेमाई या खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी जो है वो भारत में है, खरोष्टी पाकिस्तान में हो गई, यूनानी और अरेमाई जो है आपके अफगानिस्तान या जो है यूनान की तरफ हो गई। तो इस तरीके से ये तो आपका जो खरोष्टी जो है वो दाएं से बाएं की तरफ जाती है, और हम जो है ब्राह्मी वो बाएं से दाएं की तरफ आपकी लिपि है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद जो 14 शिलालेख है वो बेसिकली 8 जगह से मिले हैं। पाकिस्तान में आपके 2 जगह से हो गए, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, जिनकी लिपि खरोष्टी है।
फिर आप इंडिया में आते हैं अगर, तो वहां पे कलसी देहरादून में उत्तराखंड में हो गया। फिर उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए, जूनागढ़ हो गया। फिर थोड़ा नीचे सोपारा हो गया। फिर उसके बाद जो है धौली और जोगड़ा जो है उड़ीसा में हो गई। फिर यीरीगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में हो गया। तो इस तरीके से 8 जगह से जो है उसके 14 शिलालेख मिलते हैं। तो ये चीज हो गई। फिर 2 उसके जो है आप एक सिस्टम से याद करेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। फिर उसके बाद उसके जो है पिलर एडिक्ट है, वो कहाँ से मिलते हैं। पिलर में जो है आपका मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली, छोटी लता, बड़ी लता, फिर इलाहाबाद का, फिर लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, ये जो है रामपुरवा, ये आपके बिहार में आ गए। तो यहाँ पर जो है लोरिया नंदनगढ़ में वो 1 लाइन कैपिटल है। फिर उसके बाद जो है सिंगल बुल रामपुरवा में है। इसी तरीके से फिर सांची के स्तूप आ गए एमपी में आपके, सारनाथ से जहाँ से हमारा नेशनल एम्बलम भी लिया गया है जो 4 शेर वाला है। तो इस तरीके से स्तूप जो है यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं की हड्डियां होती थी और ये फेंसिंग जो है लकड़ी से कराई गई थी। फिर बाद में जाके जब शुंग आए थे तो उन्होंने ये फेंसिंग जो है पत्थर की कर दी थी ताकि उसको सेफ रखा जा सके। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद जो है अब कलिंग के जो शिलालेख थे वो धौली, तोसली या जोगुड़ा जो है वो उड़ीसा में थे। यहाँ से उसके कलिंग के जो राजा बनने के बाद प्रशासन की जानकारी मिलती है। बबरू बहरट जो राजस्थान में है, वहां पर बौद्ध धर्म का जो अपनाने के बाद वो क्या करता है उसकी जानकारी मिलती है। तो बबरू बहरट आपका राजस्थान में हो गया। तो इस तरीके से अब अशोक के जैसे नाम किन किन नामों से कहाँ क्या बुलाया गया है। मस्की में केवल अशोक कहा गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद GNU गुर्जरा, नितूर, उड़ेगोलन। नितूर और जो है उड़ेगोलन में राजा अशोक देवानाम प्रिय बुलाया गया है। BBK बबरू बहरट बराबर और कांधार, यहाँ पर जो है प्रियदर्शी राजा बोला गया है। उसके बाद जो है पुराणों में अशोकवर्धन है और जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहां पे अशोक मौर्य बोला गया है। तो इस तरीके से जो है आप ये अब उसका जो है पहले में उसके जो शिलालेख में कहा गया कि बलि नहीं होगी, 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति हो गई, 8वें में उसकी यात्राओं का वर्णन हो गया, 13वें शिलालेख में उसके हृदय परिवर्तन की जानकारी मिल गई आपको। फिर उसके बाद जो है गुफालेख जो है बराबर की गुफाएं हैं बिहार में, जहानाबाद में। यहाँ पर जो है ये गुफाएं आजीविकों को समर्पित हैं और इनको जो नाम दिए गए हैं वो है कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लोमश गुफा और विश्व झोपड़ा। यहाँ पे दशरथ ने भी नागार्जुन गुफा में आजीविकों के लिए जो है गुफाएं बनवाई, आजीविकों को समर्पित है वो गुफाएं। कला जो है राजप्रसाद किसको बोला गया, 80 खम्भों पर जो है पत्थरों का काम करा के लकड़ी की छत थी उसको जो है महल को राजप्रसाद बोला गया। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली हैं, यक्ष की मथुरा से मिली है, यक्षिणी की विदिशा से और दीदारगंज पटना से मिली है। दीदारगंज पटना वाली जो है वो चवर डुलाती हुई थी, चवर बियरर जो है एक यक्षिणी की प्रतिमा मिली है। तो इस तरीके से फिर अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था जिसकी पुष्यमित्र सुंग ने हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से आप जो है अशोक के कला और धर्म के बारे में अगर कोई भी NCERT की बुक लेंगे, उसको ध्यान से वीडियो के बाद जो है ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।